स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में क्लास 10th सोशल स्टडी यानी सामाजिक विज्ञान की बुक अर्थशास्त्र को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि हम लोग का टारगेट है कि हम 10 दिनों में एनसीईआरटी की बुक को डिटेल में कवर करने वाले हैं। और न केवल हम बुक कवर करने वाले हैं बल्कि बुक के साथ साथ हम बुक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो और कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी ले रहे हैं जो बोर्ड में आने की संभावना है। और ये हमारी आज क्लास का ये हमारा 5th क्लास है, एक तरह से 5वीं क्लास है। और हम लोग सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, और आज इस चैप्टर को हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अभिवादन स्वीकार करें एम.एच. रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। सबसे पहला जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों में रोजगार। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये क्षेत्रक कितना रोजगार सृजित करते हैं, कुल जो रोजगार है उसमें कितना रोजगार ये सृजित करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ना आप इस आलेख को देखिए, इस ग्राफ को देखिए। यहाँ पे रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी को परसेंटेज के रूप में दिखाया गया है। तो एक बार ग्राफ को ध्यान से आप स्टडी कीजिए क्योंकि इसके बेस पर ना हम लोग क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं और इस तरह के क्वेश्चन ना बोर्ड के पेपर में आते भी हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 1972 और 73 का डेटा है, 1972-73 का, और ये डेटा है 2011-12 का। तो पहले हम 1972-73 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरफ जो डेटा दिया गया वो क्या है, रोजगार का है। यानी रोजगार किस में है भैया, परसेंटेज में, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र की अगर आप बात करो ना 1972-73 में, तो करीबन 74%, 74% रोजगार जो था ना वो प्राथमिक क्षेत्रक में था, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्रक में मात्र कितना, 11%, और तृतीयक में कितना, 15%। यानी अगर हम देखें तो 72-73 में सबसे ज़्यादा रोजगार में कंट्रीब्यूशन किसका था, तो प्राथमिक क्षेत्रक का था। अब आप आगे बढ़िए 2011-12 में आइए। 2011-12 में प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार में कंट्रीब्यूशन कितना है, तो ऑलमोस्ट 49% के आसपास, यानी 50% मान लीजिए, ठीक है। आधा रोजगार जो है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा उद्योगों की बात करें तो 24% और सेवा क्षेत्र में 27%। आप समझ सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का जो रोजगार में कंट्रीब्यूशन है वो घटा ज़रूर है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो करीबन 50% के आसपास प्राथमिक क्षेत्र ही है जो हमारे रोजगार में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब इस आलेख को ना आपको इससे कंपेयर करना है, आलेख नंबर 2 से। देखिए यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी दी गई है। आप 1971-72 का डेटा है, आपके बुक में यही दिया गया है, ठीक है। फिर भी हम कंपेयर कर सकते हैं। आप अगर नोटिस करें तो ऑलमोस्ट 42% के आसपास का कंट्रीब्यूशन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो है करीबन 24-25% के आसपास का कंट्रीब्यूशन जो है वो द्वितीय क्षेत्र का है और बाकी किसका है, तृतीय क्षेत्र का है। मतलब इस बार ग्राफ को देखकर इतना तो क्लियरली आप कह ही सकते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर उसमें जीडीपी में किसका आपको ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र का आपको ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन 2011-12 आते-आते क्या हुआ, प्राथमिक क्षेत्र का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, आप देख लीजिए सेवा क्षेत्र का है। लेकिन अब रोजगार से कंपेयर कीजिए, जिसका जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो कितना रोजगार में कंट्रीब्यूशन करता है, मात्र 27%। और जिसका जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूशन है वो रोजगार में कंट्रीब्यूट कर रहा है कितना, ऑलमोस्ट 50% के आसपास। इससे साफ जाहिर होता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग होंगे ना उनकी इनकम क्या होगी, कम होगी, उनकी उत्पादकता कम होगी। तो आपने इस ग्राफ को एनालाइज कर लिया ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी ग्राफ के बेस पे ना कुछ चीज़ों को हम समझते हैं। हमने ये पाया कि देश में करीबन आधे से अधिक या आधे श्रमिक जो है ना वो प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका जीडीपी में योगदान कितना है, केवल 1/4। यानी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है लेकिन आधे लोग अभी भी प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि कृषि क्षेत्र में प्रछन्न या छिपी हुई बेरोजगारी है। इसे एक और नाम से जानते हैं, अल्प बेरोजगारी। प्रछन्न या छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है, अभी आगे इसी क्लास में हम बेरोजगारी का टॉपिक लेंगे तो वहां पे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। इसकी तुलना द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सा 3/4 है। यानी अगर हम द्वितीयक की बात करें, हम तृतीयक की बात करें तो जीडीपी में हिस्सा कितना है, 3/4 है। परंतु ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। अभी जो हमने पढ़ा उसी के बेस पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए
भारत में अधिकतर लोग प्राथमिक क्षेत्रक में क्यों नियोजित हैं? सवाल है कि भारत में अधिकतर लोग प्राथमिक क्षेत्रक में क्यों नियोजित हैं? नियोजित हैं बोलने का मतलब है कि ज़्यादातर लोगों को काम कहाँ मिला है? तो प्राथमिक क्षेत्रक में यानी कृषि क्षेत्र में मिला हुआ है। तो आप इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं कि भारत में अभी भी लोग जो है ना वो अन्य क्षेत्रकों की तुलना में प्राथमिक क्षेत्रक में ज़्यादा काम में लगे हुए हैं। और इसका कारण आप मूलतः 2 कारण या 3 कारण दे सकते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है ना वो ये है कि द्वितीयक और जो हमारा तृतीयक क्षेत्रक है ना, ये रोजगार का पर्याप्त सृजन नहीं कर पाया। अगर ये रोजगार का पर्याप्त सृजन कर पाता, तो प्राथमिक क्षेत्रक से लोग निकलकर द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रक में काम करते। दूसरा कारण आप ये देख सकते हैं कि हमारे देश के अधिकतर लोग अभी भी कहाँ रहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और इसलिए वे अभी भी प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित काम जैसे कृषि है, खनन है, लकड़ी काटना है, पशुपालन है या फिर मत्स्यन है, इन कामों में लगे हुए हैं। एनसीईआरटी का अगला प्रश्न है और ये प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं डेटा को एनालाइज करने वाला आपके बोर्ड के पेपर में रहता है। तो आप इसे ना बहुत सावधानी से समझिएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है? क्लास ओवर होने के बाद या अगली क्लास में मैं प्रयास करूँगा कि आपका जो भी डाउट हो उसे क्लियर किया जाए। सवाल हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित तालिका में तीनों क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी रुपए में दिया गया है। पहले एक बार आप टेबल को देखिए। हमारे पास डेटा जो है ना दो है, एक है 1950 का और दूसरा है 2010 का। तो 1950 में प्राथमिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना, द्वितीय का कितना, तृतीय का कितना और इसी तरह आपको 2010 में इन तीनों क्षेत्रकों का कितना है ये यहाँ पे डेटा दिया गया है। अब इसके बेस पर हमें प्रश्न क्या दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर, उस पर आते हैं हम। देखिए, एनसीईआरटी में जो पहला प्रश्न दिया गया है वो ये दिया गया है कि वर्ष 1950 एवं 2010 के लिए जीडीपी में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी की गणना करना है हमें। अब तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी बताने का मतलब है कि आपको ये बताना है कि परसेंटेज में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो अभी हमने टेबल देखा ना, उसी के बेस पर मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके बनाया है। मैंने वर्ष 1950 का यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए, आपने क्या देखा था कि प्राथमिक क्षेत्रक का वर्ष 1950 में कितना कंट्रीब्यूशन था, तो ये वैल्यू दी गई थी आपके क्वेश्चन में, ठीक है? द्वितीयक क्षेत्रक का इतना कंट्रीब्यूशन है, तृतीयक का ये रहा कंट्रीब्यूशन, तो ये वैल्यू जो है आपके क्वेश्चन में टेबल में दिया गया था। इनको मैंने क्या किया, टोटल कर दिया। टोटल करने पर मैंने क्या पाया कि ये वैल्यू हमें मिल रही है टोटल, ठीक है? अब क्या किया गया है, मैंने इसका परसेंटेज निकाल दिया, ठीक है? कि ये 80,000 आपको यहाँ पे 80,000 करोड़ जो दिख रहा है ना, ये कितना परसेंट है 1,38,000 का? तो कितना आया? 58% आया। आप बहुत ईज़िली निकाल सकते हैं, ठीक है? आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जब भी आपको परसेंटेज निकालना है, मान लीजिए आपको 80,000 पता करना है कि ये कितना परसेंट है, तो आप क्या कीजिए, लिखिए ऐसे 80,000 इंटू 100, ठीक है? और अपॉन में टोटल, टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास 138,000 और इसको आप कट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपका कितना आएगा 58%। यानी जिसका परसेंटेज पता करना है उसको ऊपर रखेंगे और उसमें क्या करेंगे 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में क्या लेंगे, हम टोटल लेंगे। तो इस तरह से कैलकुलेट करने पर ये कुछ वैल्यू यहाँ पर आई है कि प्राथमिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना रहा 58%, द्वितीय कितना रहा 14% और तृतीय कितना रहा 28%। अगर हम इसे जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा 100%। अब देखिए आपको क्या करना है, आपके लिए काम है, यहाँ पे तो मैंने वर्ष 1950 का बना दिया, लेकिन साथ में 2010 का भी तो डेटा था ना। आप सेम इसको फॉलो करके आप 2010 का भी इसी तरह टेबल बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? अब दूसरा जो सवाल था हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर कि इन आंकड़ों के माध्यम से दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित कीजिए। जो आंकड़े यहाँ आए हैं ना उसका क्या बनाना है, दंड आलेख बनाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफ पेपर ले लिया है, ठीक है? आप ग्राफ पेपर यूज कर सकते हैं और हमारे पास आंकड़े जो हैं वो दो समय के हैं, एक है 1973 का और दूसरा है 2010 का। और यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, तो हमने ले लिया परसेंटेज, ठीक है? कि कितना परसेंट ये क्षेत्र जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है? अब देखिए अभी जैसे मैंने कैलकुलेट किया था तो हमारा जो प्राथमिक क्षेत्रक था ना वो ऑलमोस्ट कितना आ रहा था एक बार हम चेक कर लेते हैं कितना आ रहा था 58%, ठीक है? तो आप
प्राथमिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना था 58%। तो आप यहाँ नोटिस कीजिए ये क्या है 58% शो हो रहा है। ऐसे ही द्वितीय का जो कंट्रीब्यूशन था वो मैंने यहाँ शो कर दिया और वैसे ही तृतीय का कर दिया। अब आप सोचेंगे कि ये 2010 वाला मैंने क्यों नहीं बनाया है, तो ये आपके लिए है। आप 2010 वाला क्या करें, पूरा करें। जैसे मैंने यहाँ पे किया है वैसे ही आपको ये दंड आलेख क्या करना है, बनाना है, ठीक है। हालांकि देखिए दंड आलेख बनाने को पेपर में नहीं बोलेगा, लेकिन आपके पेपर में दंड आलेख तो आएगा ना, तो उसको एनालाइज तो करना पड़ेगा, विश्लेषण करके जवाब तो देना पड़ेगा। अब देखिए किस तरह के सवाल इन दंड आलेख के बेस पे पूछे जा सकते हैं। दंड आलेख से हम क्या निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, तो आप क्या निष्कर्ष में बता सकते हो, तो आप तुलना कीजिए कि जीडीपी में 1950 की अपेक्षा 2000 में प्राथमिक क्षेत्र का जो प्रतिशत है घटा है, और वो कितना से कितना हुआ। तो देखिए 1950 वाला तो मान लीजिए कि हमने निकाल लिया, ठीक है, लेकिन 2000 वाला तो हमने नहीं निकाला ना है। तो इस तरह से आप इस डेटा को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये आप अपने बेस पे कीजिए। यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है, मान लीजिए अगर आपके पास डेटा यहाँ पे 1973 का है, और मान लीजिए आपके पास डेटा अगर यहाँ पे 2012 का है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। आइए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं रोजगार और बेरोजगारी को, कि रोजगार और बेरोजगारी है क्या। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रोजगार की। देखिए रोजगार क्या है, रोजगार एक ऐसी आर्थिक क्रिया जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका अर्जित करता है। आजीविका का मतलब होता है रोजी रोटी अर्जित करता है, और उसी आर्थिक क्रिया को हम क्या कहेंगे, रोजगार कहेंगे। बेरोजगार की बात करें तो वह व्यक्ति जिसमें काम करने की योग्यता है, ध्यान दीजिएगा, उस व्यक्ति में काम करने की योग्यता है, और वो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए भी क्या है, तैयार है। प्रचलित मजदूरी दर का मतलब होता है कि उस समय जो मजदूरी का रेट है ना, उस रेट पर वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा। ऐसे व्यक्ति को हम बेरोजगार कहेंगे, और इस अवस्था को या इस स्थिति को हम बेरोजगारी कहेंगे। बेरोजगारी के प्रकार की बात करें तो मुख्यतः बेरोजगारी के दो प्रकार होते हैं, जो आपके बुक में दिए गए हैं। वैसे बेरोजगारी को और भी हम तरीकों से बांट सकते हैं, लेकिन आपके क्लास के अकॉर्डिंग बेरोजगारी के दो प्रकार की बात करनी है। एक है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे आप छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, और इसे आप अल्प बेरोजगारी भी कह सकते हैं। दूसरा है शिक्षित बेरोजगारी। तो देखिए शिक्षित बेरोजगारी हम किसे कहेंगे, जब शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों को ना उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है, तो वो शिक्षित बेरोजगार कहलाते हैं, और ऐसी स्थिति को हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, जब नॉर्मली हम केवल बेरोजगारी कहते हैं ना, तो इसके लिए एक और शब्द का इस्तेमाल होता है, खुली बेरोजगारी, ठीक है। यानी कि इंसान के पास काम करने की योग्यता है, और प्रचलित मजदूरी दर पे काम करने के लिए वो तैयार भी है, फिर भी उसे काम नहीं मिलता, तो इस स्थिति को हम बेरोजगारी कह रहे हैं। तो इसे आप बेरोजगारी कहें या खुली बेरोजगारी कहें, दोनों सेम बात है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को समझते हैं। देखिए जब एक काम को करने में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, और उन सबको पूरा काम नहीं मिलता। सिंपल सी बात है, किसी काम को करने में अगर ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे होंगे तो सबको पूरा काम नहीं मिलेगा, और ऐसी स्थिति में यदि कुछ लोगों को काम से हटा दिया जाए तो उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसी बेरोजगारी को हम क्या कहेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। अब सवाल है कि ऐसी बेरोजगारी किन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो ऐसी बेरोजगारी जो है मुख्यतः कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, लेकिन इसके अलावा सेवा क्षेत्र में भी जो अनियमित श्रमिक होते हैं ना, जैसे कि प्लम्बर है, पेंटर है, मरम्मत काम करने वाले लोग हैं, या फिर ठेला खींचने वाले लोग हैं, इनमें भी प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलती है, तो अगर हमें मुख्यतः चुनना है तो कृषि, और अगर हमें दो बतानी हो तो कृषि के साथ में सेवा क्षेत्र भी हम बोल सकते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में कुछ और बात करते हैं। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी के समाप्ति के उपाय, अगर प्रच्छन्न बेरोजगारी है तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए। सरकार सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ा सकती है, ताकि किसान एक के स्थान पर वर्ष में 2 या 3 फसलें पैदा करे। तो जब किसान ज़्यादा उत्पादन करेगा तो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या है वह कुछ हद तक ठीक हो जाएगी। छोटे किसानों के परिवारों के कुछ सदस्य आसपास के नगरों या कस्बों में कारखानों में काम करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। जो छोटा किसान है, जिसके पास जोत का आकार काफ़ी छोटा है, और पूरे परिवार के लोग उसी छोटे से टुकड़े पर काम कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ लोग जो हैं वो नगरों में जा सकते हैं, कस्बों में जा सकते हैं, और वहाँ पे फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम कर सकते हैं। नगरों में भी बहुत से मजदूरों को निरंतर काम नहीं मिलता,
और वे प्रचंड बेरोजगारी का शिकार बन जाते हैं। उनके लिए नए-नए कारखाने खोलने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऊपर के जो 2 पॉइंट्स हैं ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ पे हमने बात करी है कृषि के क्षेत्र में जो प्रचंड बेरोजगारी है ना, उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है? और जो लास्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे हमने बात करी है कि जो उद्योग में प्रचंड बेरोजगारी है, उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कृषि क्षेत्र की कुछ समस्याओं पर हम बात करते हैं। देखिए, कृषि क्षेत्र जो है, वो जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उसमें मुख्य समस्याएँ हैं। एक तो असिंचित भूमि। आपको पता है भारत में जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर करती है, तो हमारा बहुत बड़ा इलाका जो है वो असिंचित है, यानी वहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं है। कृषि से जुड़े हुए लोगों की आय में उतार-चढ़ाव होते रहता है, वो डिपेंड करता है कि उनका उत्पादन कैसा हुआ, फसल कैसा हुआ। कर्ज का बोझ, अक्सर किसान जो हैं कर्ज के बोझ के तले दबे हुए पाए जाते हैं। मौसम के बाद या उससे पहले कोई काम नहीं, एक तरह से मौसमी बेरोजगारी हम कह सकते हैं। कृषक जो है कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ना भंडारण की सुविधा नहीं होती है और फिर ये स्थानीय व्यापारी इनका शोषण करते हैं, कम कीमतों पर इनसे सामान खरीदते हैं। अब हमें ये देखना है कि कृषि के क्षेत्र में अगर प्रचंड बेरोजगारी है, तो फिर हम कृषि के क्षेत्र में रोजगार का सृजन कैसे करेंगे। तो देखिए, कृषि क्षेत्र में सुधार की बात कर लें या फिर रोजगार सृजन की बात कर लें, तो इसके लिए सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं और उन्हीं प्रयासों को हमें यहाँ पे देखना है। पहला, किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए ऋण। सरकार जो है किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए ऋण देती है। अब कृषि उपकरण खरीदेंगे तो वो किसान अपने खेतों में बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। सूखे क्षेत्रों की सिंचाई के लिए बांध निर्माण का काम सरकार कर रही है, ठीक है। अब बीज और उर्वरक पर सरकार सब्सिडी दे रही है। भंडारण की सुविधा की व्यवस्था करना या फिर परिवहन सुविधा को बढ़ावा देना, इस तरह के जो प्रयास हैं वो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, ताकि कृषि क्षेत्र में रोजगार का सृजन किया जा सके। शहरी क्षेत्र में रोजगार के सृजन की बात करें, तो शहरी क्षेत्र में रोजगार के सृजन के लिए क्षेत्रीय जो शिल्प उद्योग हैं या जो सेवाएं हैं, उनको प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारा पर्यटन उद्योग है। लिखने में टाइपिंग एरर है, आप इसे समझ लीजिए। ये क्या है, पर्यटन पर्यटन उद्योग है। तो पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, क्योंकि पर्यटन उद्योग में भी बहुत सारे लोगों को काम मिल जाता है। अनावश्यक जो सरकारी नीतियां हैं, नियम हैं, उनको बदलना चाहिए, ठीक है, जो कि रोजगार सृजन में बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। मूलभूत सुविधाएं, तकनीकी शिक्षा, इनको बढ़ावा दे सकते हैं। आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना या आर्थिक सहायता प्राप्त प्रदान करना, ताकि जो उद्यमी है वो कोई ना कोई नया व्यवसाय वगैरह शुरू कर पाए और वो अपने लिए भी रोजगार सृजित करे और कुछ और लोगों के लिए भी रोजगार सृजित करे। जनसंख्या वृद्धि का बेरोजगारी से क्या संबंध है? वैसे भारत जो है कुछ समय में जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ देने वाला है, ठीक है। हालाँकि इसमें कोई तारीफ़ वाली बात नहीं है, बट हाँ, आप बोलने को बोल सकते हैं कि भारत नंबर 1 है जनसंख्या के मामले में। तो जनसंख्या वृद्धि का बेरोजगार से क्या कनेक्शन है, बेरोजगारी से देख लेते हैं एक बार। देखिए, रोजगार के अवसर जो हैं वो जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ते। अब जिस अनुपात में लोग बच्चे पैदा करेंगे, उस अनुपात में रोजगार का सृजन तो नहीं होगा ना, ठीक है। इसके अलावा जो कृषि है और जो शहरी क्षेत्र है, उनमें प्रचंड बेरोजगारी बढ़ रही है। ऑब्वियसली बढ़ेगी, रोजगार का सृजन कम हो रहा है और लोग ज़्यादा हैं। संसाधनों पर बोझ बढ़ जाएगा। अत्यधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार से प्राप्त आय जो है वो निम्न स्तर पर आ जाता है। आप प्रति व्यक्ति आय का कंसेप्ट तो जानते ही हैं, तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा जब लोग ज़्यादा होते हैं, श्रमिक ज़्यादा होंगे, तो उनकी कीमत भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है और उपलब्धता कम हो जाती है, क्योंकि वस्तु और सेवाओं का अभाव रहेगा तो उनकी कीमतें बढ़ जाएगी। तो जनसंख्या वृद्धि का भी बेरोजगारी से कनेक्शन है। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं कि आपने क्या सीखा। देखिए, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब, तो अल्प बेरोजगारी का मतलब क्या है, प्रचंड बेरोजगारी। तो जब लोग काम करना नहीं चाहते हैं, देखो जब लोग काम करना नहीं चाहते हैं तो उस समय तो बेरोजगारी का कंसेप्ट आएगा ही नहीं। बेरोजगारी का कंसेप्ट तो तब आएगा कि लोग काम करना चाहते हैं, उनके अंदर काम करने की योग्यता भी है, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। सुस्त ढंग से काम कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, ये सही है,
क्योंकि क्या हुआ है कि उस काम में ना ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, तो फिर वो अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, तो ये कौन-सी स्थिति हो जाएगी? अल्प बेरोज़गार की हो जाएगी। उनके काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता, ये तो नहीं जाएगा। तो आंसर में क्या जाएगा? 100। अब हम बात करते हैं श्रमिकों की। देखिए, श्रमिक जो हैं 2 तरह के होते हैं, कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक का मतलब है कि जिन्हें ना किसी भी काम को करने के लिए उचित प्रशिक्षण मिला हो, ट्रेनिंग मिला हो, उसे हम कहेंगे कुशल श्रमिक। और जिन्हें ना काम करने के लिए कोई प्रशिक्षण न मिला हो, उन्हें हम कहते हैं अकुशल श्रमिक। एनसीईआरटी का अभ्यास प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 10। प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? आई होप आपके पास इसका जवाब होगा। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। तो हमने बात कर ली है कि शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की प्रचंड बेरोजगारी है और ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की प्रचंड बेरोजगारी है। प्रश्न संख्या है 11, एनसीईआरटी का ही। खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी के बीच अंतर बताइए। मैंने आपको अभी बोला, खुली बेरोजगारी का मतलब होता है बेरोजगारी, यानी एक इंसान काम करने की योग्यता रखता है, वो प्रचलित मजदूरी दर पे काम करने के लिए तैयार भी है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, तो इसे हम कहेंगे खुली बेरोजगारी। लेकिन प्रचंड बेरोजगारी का तो मतलब है छिपी हुई बेरोजगारी, यानी किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं और इसको आप कह रहे हो प्रचंड बेरोजगारी। तो आप इसका अंतर बता सकते हैं। अब आइए एक ना कानून की बात करते हैं, और ये कानून है मनरेगा। हालांकि इसका नाम बदल कर दिया गया है एमजी नरेगा। एमजी नरेगा 2005। इसका मतलब क्या है? एमजी नरेगा का मतलब एम फॉर महात्मा और जी फॉर गांधी, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो एक तरह से इसे हम जो पॉपुलर तौर पे जानते हैं वो नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, या इसे कुछ लोग काम का अधिकार भी कहते हैं। ख्याल रहे, अगर आपसे काम का अधिकार पूछा जाएगा तो भी आपको एमजी नरेगा अर्थात आपको मनरेगा ही बताना है। अब ये मनरेगा है क्या? सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की जरूरत है, 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। यानी ये एक ऐसा कानून है जो भारत में ग्रामीण इलाकों में जो भी लोग काम करना चाहते हैं उन्हें 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। तो आइए अब बात करते हैं इस कानून के प्रमुख प्रावधानों की या इसके उद्देश्यों की। मनरेगा की अगर हम प्रमुख प्रावधान की बात करें तो इसमें 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलती है। रोजगार न मिलने पर या कम मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्यस्थल का होना, मतलब जो काम सरकार उपलब्ध कराएगी वो उन्हीं के गांव या उनके आसपास के इलाके में उपलब्ध कराएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें 1/3 रोजगार जो है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। गरीबों में भी अति गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करना इसका उद्देश्य है, और उस तरह के कार्यों को प्राथमिकता इसमें दी जाती है जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिले। तो अगर आपसे ना मनरेगा के उद्देश्य पूछे तो भी आपको क्या बताना है? यही चीजें आपको बतानी है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि इस कानून को हम काम का अधिकार कानून भी कहते हैं, तो अगर काम का अधिकार पूछता है तो भी आपको क्या बताना है? मनरेगा के बारे में बताना है। अब हम एक और वर्गीकरण की बात करेंगे अर्थव्यवस्था की, और ये वर्गीकरण है संगठित और असंगठित के बीच में। देखिए, नियोजित होने के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को बोलें या अर्थव्यवस्था को बोलें, दो क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये किस आधार पे बांटा गया है? आधार आपको जरूर याद रखना है कि किस आधार पे यह वर्गीकरण हो रहा है। नियोजित होने के आधार पर। पहला कौन सा क्षेत्र है? संगठित, इसे हम इंग्लिश में ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। और दूसरा है असंगठित, इसे आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। सबसे पहले हम संगठित क्षेत्र की बात करते हैं। देखिए, संगठित क्षेत्र जो है ना, इसमें क्या होता है कि जो भी संगठित क्षेत्र के अंदर काम करने वाली कंपनियां हैं वो सरकार द्वारा पंजीकृत होती हैं, सरकारी नियम और विनियम का वो अनुपालन करती हैं। रोजगार की यहाँ पे अवधि जो है वो नियमित होती है, काम के घंटे भी निश्चित होते हैं, नियमित वेतन मिलता है यहाँ काम करने वाले लोगों को, और इनका वेतन जो है तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। रोजगार सुरक्षा का लाभ है, इसका मतलब है कि इनको अचानक काम से नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, अधिक काम पर अतिरिक्त इनको वेतन मिलेगा, सवेतन छुट्टी मिलेगी, यानी छुट्टी करेंगे तो पैसा नहीं कटेगा। अवकाश काल में भी भुगतान होगा, भविष्य निधि, ठीक है, जो कि कर्मचारी योजना के तहत आता है,
भविष्य निधि को ना सिंपली हम पीएफ कहते हैं, आपने पीएफ सुना होगा। तो ये सारी सुविधाएं इन्हें मिलेगी। इन्हें चिकित्सकीय लाभ भी मिलता है। सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति का मतलब होता है रिटायरमेंट। जब वो रिटायर होंगे ना तो इनको पेंशन मिलेगा और यहाँ पे कार्य की अच्छी परिस्थितियां होती है। तो ये सारी सुविधाएं जो है संगठित क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं असंगठित क्षेत्र की। इसे समझते हुए आप ना तुलना करते चलिएगा, क्योंकि कभी कभी ना संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच ना तुलना भी पूछ देता है। तो असंगठित क्षेत्र जो है ना सामान्यतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है और इन पर सरकारी नियम और विनियम का अनुपालन ये नहीं करते सामान्यतः। रोजगार की अवधि यहाँ पे नियमित नहीं है, काम के घंटे भी निश्चित नहीं है, यहाँ पे नियमित वेतन नहीं होता, वेतन काफी कम होता है। रोजगार सुरक्षा का लाभ नहीं है, यानी इन्हें ना कभी भी काम से निकाला जा सकता है। इन्हें कर्मचारी योजना का कोई लाभ नहीं मिलता, यानी जो सामाजिक सुरक्षा का लाभ होता है जिसमें पीएफ वगैरह होता है, सवेतन छुट्टी होती है, ये सारे लाभ इनको नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे जो काम होता है ना, काम करने की जो परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी निम्न स्तरीय होती है। ये ख्याल कीजिए, ये क्या है, केवल निम्न है। यानी निम्न स्तरीय का मतलब काफ़ी खराब स्थितियाँ होती हैं काम करने की। अब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र। देखो, असंगठित क्षेत्र जो है ना वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। और कहाँ देखने को मिलेगा? भूमिहीन जो कृषि श्रमिक हैं, छोटे और सीमांत किसान हैं, फसल बटाईदार हैं, ये जो कारीगर लोग होते हैं जैसे कि बुनकर है, बढ़ई है, लुहार है, सुनार है, ये सारे लोग जो है ना असंगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं। अब एक डेटा है कि भारत में 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब हो गया कि ये सारे लोग कहाँ काम कर रहे हैं? असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, साख सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। शहरी क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो शहरी क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? तो लघु उद्योग में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो हो गए। निर्माण, व्यापार, परिवहन में काम करने वाले जो आकस्मिक श्रमिक हैं। आकस्मिक श्रमिक का मतलब है कि उनको परमानेंट काम नहीं मिला हुआ है। सड़कों पर जो घूम घूम कर बेचते हैं लोग, विक्रेता, उनको ले लीजिए। सर सर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, कबार उठाने वाले लोग, तो ये सारे शहरी क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के अंदर आएंगे। जो लघु उद्योग होते हैं ना उनको कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा, अभी हमने बात करी असंगठित क्षेत्र की। तो असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले श्रमिकों को ना संरक्षण की जरूरत है। और संरक्षण की क्यों जरूरत है, हम इस कारण पे बात करने वाले हैं। यानी टॉपिक ये है कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं ना उनको संरक्षण की जरूरत है। तो संरक्षण की क्यों जरूरत है अगर ये पूछा जाए तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है? असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को कोई निश्चित काम नहीं मिलता है। कई दिन उन्हें बेकार रहना पड़ता है और इसीलिए उन्हें संरक्षण की जरूरत है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग होते हैं ना उनका जो वेतन है ना वो काफी कम होता है और वह भी निश्चित नहीं होता है। इसलिए भी उन्हें क्या चाहिए? संरक्षण चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं ना, ठीक है, इनको निश्चित कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये अक्सर काम के नीचे पिसे रहते हैं, यानी बहुत दबाव में काम करते हैं। इन्हें रिटायर होने के बाद कोई पेंशन नहीं मिलता, इसलिए भी इन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए। फर्मों, कारखानों के जो मालिक होते हैं खास करके असंगठित क्षेत्र में, बहुत से सरकारी नियमों का वो पालन नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें नियमों में बांधने के लिए भी श्रमिकों को संरक्षण देना जरूरी है। तो एक सीधा सवाल आपसे इस पे पूछा जा सकता है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संरक्षण देने की जरूरत क्या है या क्यों है? तो आप यहां से जवाब दे सकते हैं। आइए एनसीईआरटी का अभ्यास प्रश्न लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को डिटेल में कवर करते जा रहे हैं। हालांकि ये क्लासेज जो है हमारी लंबी हो रही है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि हम सारी चीज़ों को डिटेल में कवर कर रहे हैं। और आपको पता ही है ना, शॉर्टकट से जीवन में ना बहुत बेहतर हासिल नहीं हो सकता है। तो अगर आपको जीवन में कुछ बेहतर हासिल करना है और आपको पेपर में बेहतर परफॉर्म करना है तो आपको डिटेल में एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप इन वीडियोस को कवर कर रहे हैं और देख रहे हैं और इसको सही से स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि एनसीईआरटी आपका पूरी तरह से कवर हो जा रहा है और इकोनॉमिक्स में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके रेंज से बाहर होगा। तो आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 14। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। ठीक है,
हमें भी पता है कि श्रमिकों का शोषण होता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत हैं। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो आप बता दीजिए ना कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कौन-कौन सी समस्याएँ हैं? उन्हें उनका काम निश्चित नहीं होता, काम के घंटे निश्चित नहीं हैं, उन्हें कभी भी काम से निकाल दिया जाता है, काम की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होती, सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता। तो ये सारे आर्गुमेंट आप यहाँ पे अपना रख सकते हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 16 एनसीईआरटी का, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विद्यमान रोजगार परिस्थितियां की तुलना कीजिए। तो अभी हमने रोजगार परिस्थितियों की बात करी, अभी हमने दोनों की तुलना करी, अब वहां से इजीली इसको रिप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल है मनरेगा 2005 के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। तो मनरेगा 2005 का उद्देश्य भी हमने पढ़ लिया है, आप बता सकते हैं। अगला सवाल है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है। मजदूरी, सुरक्षा, स्वास्थ्य। तो इन मुद्दों पर संरक्षण की बात अभी-अभी हमने करी कि इनकी मजदूरी निश्चित नहीं होती है, इन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता, इन्हें चिकित्सकीय सुविधाएँ वगैरह नहीं मिलती, इसीलिए सरकार को ये सारी व्यवस्थाएँ करनी चाहिए या सरकार को ये सुविधाएँ देनी चाहिए या इनका संरक्षण का व्यवस्था करना चाहिए। अब एक सवाल है छोटा-सा कि कृषि एक असंगठित क्षेत्र, मतलब क्या कृषि एक असंगठित क्षेत्रक है या कृषि को हमें असंगठित क्षेत्रक में शामिल करना चाहिए? तो देखिए हमारे पास आर्गुमेंट है, हम कृषि को असंगठित क्षेत्रक क्यों बोलेंगे? काम के घंटे कृषि में निश्चित नहीं होते हैं। जो कृषि मजदूर हैं ना, उनको दैनिक मजदूरी मिलती है, इसके अलावा उन्हें और कोई सुविधा नहीं मिलती है, जो सुविधाएँ संगठित क्षेत्रक के कामगारों को मिलती है। नियम विनियम का यहाँ पे कोई अनुपालन नहीं होता है, सामाजिक सुरक्षा का कोई लाभ नहीं है यहाँ पे, न तो इन्हें पीएफ मिलने वाला है, न तो इन्हें पेंशन मिलने वाला है, न तो इन्हें सवेतन छुट्टी मिलने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कृषि भी क्या है, एक असंगठित क्षेत्र ही है। अब हम अर्थव्यवस्था का एक और वर्गीकरण कर रहे हैं और ये वर्गीकरण है हमारा स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिकाना हक के आधार पर। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? मालिकाना हक। तो मालिकाना हक के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को या अर्थव्यवस्था को हम बांट सकते हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक में। सार्वजनिक क्षेत्रक को इंग्लिश में पब्लिक सेक्टर कहते हैं और निजी क्षेत्रक को हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। तो आइए डिटेल में इन चीज़ों को हम समझते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जो परिसंपत्तियां होती हैं ना, उन पर सरकार का नियंत्रण होता है। उद्देश्य क्या होगा इन क्षेत्रकों का? समाज कल्याण होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के अगर हम उद्योगों की बात करें जिसे कहा जाता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, तो ये वैसे उद्योग होते हैं जिनका स्वामित्व राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के किसी संगठन के पास होता है। मतलब मालिकाना हक किसके पास होगा? राज्य सरकार के पास या केंद्रीय सरकार के संगठन के पास होगा। जैसे भारतीय रेल की बात कर लें, हम डाकघर की बात कर लें, तो ये सब किस में आएंगे? सार्वजनिक क्षेत्र में आएंगे। ऐसे उद्योग राज्य द्वारा अपने नियंत्रण में चलाए जाते हैं और यहाँ पे सरकारी कानून लागू होते हैं। निजी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे परिसंपत्तियों पर जो स्वामित्व होता है यानी मालिकाना हक होता है, वो किसी व्यक्ति का होगा या कंपनी का होगा और उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। निजी क्षेत्र के उद्योग हम किसे कहेंगे? तो वे उद्योग जिनका मालिकाना हक कुछ व्यक्तियों अथवा फर्म या कंपनी के पास हो, उसे हम कहेंगे निजी क्षेत्र के उद्योग। जैसे टिस्को की बात कर लें या भारत में रिलायंस की बात कर लें, ये सारे निजी क्षेत्र के अंदर आएंगे। अब एक टॉपिक है कि देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान। इस पे सवाल पूछा गया है पहले भी कि देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का क्या योगदान है। तो देखिए, जो सार्वजनिक क्षेत्र है ना, इसका होना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है और इसके कारणों की पड़ताल आप यहाँ पे कर सकते हैं। पहला कारण हमारे पास क्या है? सार्वजनिक क्षेत्रक जो है वो बहुत सी आवश्यक वस्तुओं को उचित दामों पे उपलब्ध करवाता है, जो कि निजी क्षेत्र कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र का उद्देश्य जो है लाभ कमाना है, उनका उद्देश्य समाज कल्याण नहीं है। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्रक भारी उद्योगों का निर्माण कर सकता है क्योंकि इनमें बहुत से धन की आवश्यकता पड़ती है और निजी क्षेत्र में ऐसा करना प्रायः असंभव सा है। यानी निजी क्षेत्र जो है भारी उद्योगों का निर्माण करना नहीं निजी क्षेत्र जो है भारी उद्योगों का निर्माण सामान्यतः नहीं करता। तीसरी बात, सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिकतर सरकार का नियंत्रण होता है और इसलिए जनसाधारण के कल्याण हेतु यह कई बार अपने पास से भी व्यय करके लोगों के भले के लिए अनेक वस्तुओं का उत्पादन कर देती है। लोगों को कई बार गेहूं, चावल जैसी वस्तुएं जो है वो सस्ते दामों पर सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।
एनसीईआरटी का अभ्यास प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या है 18। सवाल है कि अपने क्षेत्र से उदाहरण देकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गतिविधियों एवं कार्यों की तुलना कीजिए। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र अभी मैंने पढ़ा दिया है, उसके मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, तो वहां से आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर। सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के 3 उदाहरण दीजिए और व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्यान्वयन क्यों जरूरी है या क्यों किया जाता है। तो अभी एक टॉपिक लिया हमने कि सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान या सरकार इन गतिविधियों का कार्यान्वयन क्यों करती है। अगला प्रश्न है व्याख्या कीजिए किसी देश के आर्थिक विकास से सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। तो ये तीनों प्रश्न जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अभी जो हमने पिछला टॉपिक कवर किया है उसी से जुड़े हुए हैं। एनसीईआरटी का अभ्यास प्रश्न लेते हैं हम। प्रश्न संख्या है 1, ठीक है, आपके बुक के हिसाब से। और यहाँ पे बोला गया है कोष्टक में दिए गए सही विकल्प का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थानों को क्या करना है, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। ठीक है, कह रहे सेवा क्षेत्र में रोजगार के उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए सेवा क्षेत्र में ना रोजगार के उत्पादन में समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। जैसे रोजगार के क्षेत्र में क्या हुआ है, जो रोजगार सृजित हुआ है वो उस तरह का रोजगार है जो कम वेतन वाला है। अच्छा वेतन वाला कुशल जो रोजगार है उसकी संख्या क्या है, काफी कम है। दूसरा सवाल है हमारे पास कि क्षेत्र के डैश क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तो वस्तु का उत्पादन कौन नहीं करता है, तो कृषि क्षेत्र के नहीं करते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे भारत में डैश अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो असंगठित क्षेत्र में तो बहुत बड़े अनुपात में काम कर रहे हैं, तो आंसर होगा बड़े अनुपात में। अगला सवाल है कि क्षेत्र के अधिकांश श्रमिक को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। तो कौन से क्षेत्र, संगठित क्षेत्र के। कपास एक डैश उत्पादक है और कपड़ा एक डैश उत्पादक है। तो कपास क्या होगा, प्राकृतिक, और कपड़ा क्या हो गया, विनिर्मित। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियां एक दूसरे पर क्या होती हैं, निर्भर होती हैं। तो यहाँ पे स्वतंत्र और परस्पर निर्भर में हमें चुनना है, तो हम क्या चुनेंगे, परस्पर निर्भर। प्रश्न संख्या 2 है, इसमें है सवाल हमारे पास कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित है। किस आधार पर विभाजित है, तो रोजगार की शर्त के आधार पर, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव के आधार पर, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या के आधार पर। तो आप इजीली बता सकते हैं कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जो वर्गीकरण है वो स्वामित्व के आधार पर किया गया है। अगला सवाल है किसी वर्ष में उत्पादित कुल मूल्य को सघऊ यानी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो क्या, सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को। और यहाँ पे ना हमें क्या करना है, इन्हें मैच करना है। इस तरफ दिया गया है कृषि क्षेत्र की समस्या और इस तरफ दिया गया है कुछ संभावित उपाय, और इन्हें हमें क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए अगर असिंचित भूमि की बात करें तो इसका उपाय क्या हो सकता है, तो इसका उपाय हो सकता है कि सरकार क्या करे, तो सरकार नहरों का निर्माण करे। तो इसे आप यहाँ से मिला सकते हैं। ठीक है, फसलों का कम मूल्य, अगर फसलों का कम मूल्य मिल रहा है तो सरकार क्या कर सकती है, खाद्यान्न की वसूली कर सकती है, यानी सरकार खुद ही उन अनाजों को खरीद सकती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। कर्ज भार की बात करें, अगर किसान जो है कर्ज भार में दबे हुए हैं तो फिर इसका समाधान है कि कम ब्याज पर बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाए। मंदी काल में अगर रोजगार का अभाव है तो फिर यहाँ पे कृषि आधारित मिलों की स्थापना की जा सकती है। कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने के लिए व्यवस्था मजबूर हो जाते हैं, तो इसके समाधान के लिए सहकारी विपणन समितियों का निर्माण किया जा सकता है, जहां पे किसान आपस में मिलकर विपणन समितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये इस तरह का समाधान यहाँ पे किया जा सकता है। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो दूसरा चैप्टर था भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसको हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। ठीक है, न केवल हमने टॉपिक देखा बल्कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने देखा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल मिलेंगे। तो कल मिलेंगे तो हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, और तब तक के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इन चीज़ों को डिटेल में एक बार देखें। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप इन वीडियोज़ को दोबारा से भी देख सकते हैं। ठीक है, और आपके मन में जो भी डाउट है
या कोई सजेशन वगैरह है तो वो भी आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उन चीज़ों को ठीक किया जाए। और किन सेगमेंट्स की वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं? जैसे अभी हम लोग इकोनॉमिक्स कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स के बाद हमें हिस्ट्री लेना चाहिए या इकोनॉमिक्स के बाद हमें ज्योग्राफी कवर करना चाहिए, ये भी आप हमें ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।